क्या है? सुनो वो अंग्रेज, हाँ ढंग से सुनाना, नहीं तो मिश्रिक है। या तो ताली बजेगी वरना बाद में कभी बजेगा। तुम तो रहने दो, तुम रोज बज रहे हो फिर भी बेशर्माई से कुछ न कुछ कहते रहते हो। अच्छा तेरे में कितनी अकल है बता। अकल क्या है? देख तुझे अकल बताता हूँ, तू एमपी का रहने वाला है ना। अच्छा तेरे में कितनी अकल है? तेरे में कितना दिमाग है? नहीं, कितना दिमाग है तेरे में? तेरे से बीच ज्यादा में तेरे, मेरे से ज्यादा। तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। बीच में बोल ही रहा है। नहीं बताओ, मैं अच्छा ईमानदारी से बताओ आप, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जब यहाँ पर सरकार चला रहे थे यादव, चला रहे थे, और वो एमपी में रहता है ये, जब एमपी वाले यादव जो है भैंस चरा रहे थे उस समय, मैं सही कह रहा हूं सर आपसे। फिर वो भगवान की शरण में चले गए, राम की शरण में, तो अब वो सरकार चला रहे हैं, ये भैंस चरा रहे हैं यहाँ पर। बोला मत बीच में, बताओ क्या ये सब सर अपना। वो अंग्रेज बोला जी हिंदुस्तान घूमूंगा, बोले घुमा देंगे, बोले चलो, बोले चलो। तो गाइड ने कहा सुन भाई, 3 आदमियों से सावधान रहना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। क्यों खड़े हो गए भाई? क्या हुआ? कोई गलत गड़बड़ हो गई क्या? ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या है? ओ बैठ जा, बैठ जा, ओए बैठ नीचे। ऐसे ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी बीज डाला, अभी पेड़ हो गया। अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, गाइड ने कहा घुमा देंगे, बोले चलो चलो। तो बोले भाई पंजाब से जाना था और दक्षिण तक पहुंचना था, तो बोले भाई 3 लोगों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक तो पंजाब में चल रहे हैं पंजाबी से, बोले ठीक है। एक हरियाणा में चल रहे हैं, आएगा हरियाणा बीच में, हरियाणवी से, और एक यूपी वाले से जरूर सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न, आ गया साला बातों में। अंग्रेज बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, के साले अब बजे 12। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये पंजाबी। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, एक चौधरी चला रहा सामने से, जाट। तो अंग्रेज से बोला गाइड, बोले मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब हरियाणवी उधर से आ रहा, तो मूंछ फूछ तो थी नहीं अंग्रेज को, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। वो बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है, दो धोबी पाट इधर से, दो। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले हरियाणवी था। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता मुझे, कि पहले वाला तो पंजाबी था, दूसरे वाला हरियाणवी था, मैं यूपी वाले को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? चलिए मैं आपको लास्ट में एक 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, विधायक जी। मैं आपको, और वो कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है भाई? अरे यार तो मुझे पता है सब भीतर की बात। चेयरमैन नहीं हो, चेयरमैन पति हो। जिनकी वजह से इज्जत मिली हुई है उन्हें माला लाओ जल्दी। हाँ नहीं, कई बात और है भीतर की, वो भी बता दूंगा। मेरे पुराने मित्र हैं ये विधायक जी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। मैं तो इनकी शादी में गया था, आप भी तो थे विधायक जी। ओ वो मर गए।
विधायक जी हाँ कह रहे हैं यार, भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है। मुझे पता है, सब कुछ पता है। तभी तो मैंने विधायक जी को छेड़ा है। तो दरअसल क्या है, ये देश विचित्र है। मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। कभी आपने सोचा है कि जितने जोक्स हैं, जितने चुटकुले हैं, वो सरदारों पर ही पढ़े जाते हैं? कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब पीछे तक फिर ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको एक माइथोलॉजी से हाथ निकाल के दे रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने राम पर बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा हंसाऊंगा, फिर मैं अपना विश्राम लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। मैं ये राम पर बहुत अच्छी कविता हुई, उन्होंने भी राम पर पढ़ा, उन्होंने भी राम पर पढ़ा। एक बात कहना चाहता हूँ, आज सच्चाई मेरी नई पीढ़ी समझेगी। दोस्तों, मैं इतिहास का विशेषज्ञ हूँ, इट इज़ फैक्ट। मैंने 65 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। इतिहास से मैं आपको एक चीज़ निकाल करके देता हूँ। हम कोठारी बंधुओं को कहते हैं कि राम मंदिर के लिए सबसे पहला बलिदान उन्होंने दिया। उनका बलिदान इस युग का पहला था। मैं आपको बताता हूँ इतिहास से। सन 1818 हमारे यहाँ पर शिलेश बैठे हुए हैं, तुम भी पढ़े लिखे लग रहे हो सर। मैं बता रहा हूँ, सन 1818 हमारे यहाँ, कभी आपने देखा होगा गुरुद्वारे गए हों या आपने देखा होगा निहंग होते हैं, वो जीवन भर कुंवारे रहते हैं, सेवा करते हैं पंथ की, राष्ट्र की। सन 1818 में बाबा फकीर सिंह निहंग के नेतृत्व में निहंगों ने इसको अपने कब्जे में लिया। जो विवादित ढांचा था, जो बाद में तोड़ा गया, उस विवादित ढांचे को सन 1818 में अपने कब्जे में लेकर के उस पर गुरमुखी में लिख दिया था, जय श्री राम। दोस्तों, 27 आदमियों को अरेस्ट किया गया था, 27 निहंगों को अरेस्ट किया गया था। उस समय दोहरी व्यवस्था थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया सल्तनत। उन पर मुकदमा चला 27 पे, 20 को आजन्म कारावास और 7 को फांसी दे दी गई थी। उस विवादित ढांचे के लिए, राम मंदिर के लिए सबसे पहले बलिदान देने वाले वो 7 निहंग थे, जिन्होंने फांसी पर लटक करके अपना बलिदान दे दिया था। मैं पढ़ता हूँ इस बात को, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मेरी नई पीढ़ी मेरा मैसेज ले ले, नई पीढ़ी, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मैं इस नारे का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं इसमें से सिख को निकाल देना चाहिए। ये नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सिख तो इस हिंदू परिवार का वो बड़ा बेटा है। कभी तिलक लगा के तलवार हाथ में दे दी, देश धर्म की रक्षा का भार सौंप दिया। तब आपने 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समझ में आ जाए तो आप खड़े होकर के भी मेरा समर्थन कर सकते हैं मेरी पंक्तियों का। सुने कि धर्म एक जीवन पद्धति है, धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। मैं सिख हूं, ठीक है, मैंने बताया ना कि धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा, उतना ही राम तुम्हारा है। जितना राम सिख का पुरखा, उतना ही राम तुम्हारा है। एक
साथ सब मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। वो महिला की बात कर रही थी, महिला ये महिला वो, हमें सब पता है महिला ये महिला वो। ये विधायक जी पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूँ, हंसी से बड़ी नियामत इस दुनिया में कोई नहीं है। हंसी से बड़ी, सुनो मैडम, मोहब्बत हम भी कर सकते हैं, पर एक मुश्किल आ जाती है, मैं बताता हूँ। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। आहा आहा आहा, मोहब्बत का अखबार, क्या बात है भैया। लव लेटर। हाँ देखो, प्रयोग देखना, प्रयोग पहुंच जाए तो मुझे बताना कि वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। वाह 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 वाह। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं। अध्यक्ष इधर देख, उधर कुछ नहीं है। लेकिन वो बंदे आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो बंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। चलिए, मेरा टाइम हो रहा है, मैं फिर कभी। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती लेना। चारों को खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो उधर बैठा है, जोर से चिल्लाया। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। देखो आई क्यों ऊंचा करना, मस्ती लेना, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। तो वो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई, गॉड से मी एंड ऑल, वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो मौज के मूड में आ जाओ। हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो IQ ऊंचा करके बताना मुझे, पीछे तक ताली देके। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में पहुंच जाए आप तक तो पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाना। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। 1 मिनट। पूरी दुनिया जब भगवान ने बना ली तो सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए।
इधर भगवान बैठे, इधर जीव खड़े। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले हैं जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कुछ कहना नहीं और 24 घंटे काम करना है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे का काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मुझे तो मेरी तो आदि कर दो। बोले ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई। बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, धरती के आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, मेरे बस का भी रोग नहीं है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया। बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक, एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, उम्र ज्यादा दो। भगवान बोले उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। चेयरमैन साहब 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर दोस्तों आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना, सब आपको बधाई, एक एक का नाम कहाँ तक लूँ कि यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह विधायक जी मैंने एक लोकल कवि खड़ा किया तो फिर वो बंद ही नहीं हुआ, अगली पंक्ति में एक श्रोता घबरा के मर गया, उसको वहीं से अंतिम यात्रा पे ले गए। मामला कोर्ट में गया, जज ने कहा क्यों रे कवि तूने कितनी लंबी छोड़ी, ये तो लंबा हो गया, तुझे फांसी की सजा होगी, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो वो कवि भी दिवाकर सरी का था, उसने कहा सर वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता हूँ। ताली तो इस बात पे बजाना कि जज ने दूसरे ही दिन ट्रांसफ़र करवा लिया कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। लेकिन दिवाकर जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने आपको सुनाया, सुनाने की हिम्मत करी, और आपको भी धन्यवाद कि आपने उनको सुनवाने की हिम्मत करी। जब इतने बड़े बड़े कवि बुलाए हैं पैसे देके तो अपना लोकल फंसाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, तो उसका हाँ तो उसका भी उपयोग करना ज़रूरी है। भाई भाजपा की सरकार है तो सारा काम भाजपा के तरीके से होगा। अच्छा लगे ताली देना, बुरा लगे अच्छे लोग हो गाली दोगे नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगे तो आपके हाथ खाली हैं, पड़ोसी की पीठ खाली है। और ये जो अगली पंक्ति में जितने शिष्ट विशिष्ट लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से विधायक जी सहित एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तमाम प्रशासनिक अधिकारी,
नेतागण, संत महात्मा, पुरोहित, पंडित, सारे लोग बड़े लोग हैं। लेकिन अगर अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग मुंह फुला के बैठे रहें सास की तरह और हमको घूर घूर के देखते रहें, तो इनमें से 12-15 में से 2-3 कवि अपने आप कम हो जाएंगे। अगली पंक्ति में बैठे हुए कवियों, श्रोताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी इसलिए है कि किसी भी कवि सम्मेलन को फ्लॉप करना हो तो शहर के 5-7 सुमड़े लाके आगे बिठा दो, कवि सम्मेलन अपने आप निपट जाएगा। क्योंकि ये घूर घूर के देखते हैं कवियों को। आज तो फिर भी अच्छे लोग बैठे हैं। कल मैं संचालन कर रहा था तो एक आगे एक माताजी बैठी थी, वो हमारे कवि को घूर रही थी। तो मैं थोड़ी देर बाद उतर के माताजी के पास गया। मैंने कहा, माताजी इस बच्चे से कोई गलती हो गई? बोले, नहीं भैया, इसकी सूरत मेरी बहू से मिलती है। अब बताओ, ये भी संकट हमारे माथे है। तो मैंने कहा, माताजी इसकी सूरत आपके बहू से कैसे मिल सकती है? बोले, केवल मूंछ का अंतर है। तो मैंने कहा, इस कवि की तो मूंछ भी नहीं है। बोले, मेरी बहू की है। हम इन तमाम विरोधाभासों से निकलकर आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने का उपक्रम करेंगे। तो आइए, मैं हास्य का एक ऐसा नौजवान दमदार जादूगर आपके बीच बुला रहा हूं, जो हास्य की राजधानी काशी से हमारे बीच आया है। 24 कैरेट का ओरिजिनल ब्राह्मण है और उसकी समझदारी ये देखो कि शशि के पास बैठा है। चाहता तो ये मेरे पास भी बैठ सकता था, अब उसके पास बैठा है तो ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी इधर बैठी हैं और उनका वाहन उधर पार्क किया हुआ है। ये तो लक्ष्मी जी की कृपा है कि वो वाहन पे नहीं बैठी हैं। अगर लक्ष्मी जी फुल कॉन्फिडेंस से वाहन पे बैठ जाए तो सुबह इसके घर अपने को बैठने जाना पड़े। इसका नाम दमदार बनारसी है। 24 कैरेट का ओरिजिनल ब्राह्मण कवि है। इतना आत्मविश्वासी है कि गंगा किनारे जाओ और अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो ये दूसरे दिन आपको मरा पड़ा मिले। ये कौशल उसके पास है। लेकिन इस समय चूंकि वो मेरा छोटा प्यारा भाई है, मैं उसे बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने का बड़ा काम जिस छोटे कवि के हिस्से में आ रहा है, वो आने वाले समय का इस देश का लोकप्रिय बड़ा कवि होने जा रहा है, जिसका नाम दमदार बनारसी है। टीवी के तमाम बड़े कार्यक्रमों में उसका आना जाना है। मुझे नहीं पता यहाँ वो कब आए थे, लेकिन आज अगर वो आए हैं तो हंसी की गारंटी है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। भाई दमदार बनारसी माइक पर आए। आओ बेटा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि बन के आया हूं आपके बीच। तो मैं चाहता हूं कि बाबा का आशीर्वाद मेरे माध्यम से होते हुए आप तक पहुंचे। एक बार जय घोष में शामिल हो जाओ। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। बहुत प्रणाम। मित्रों, मैं थोड़ा सा अलग हटकर लिखने की कोशिश करता हूं। हाँ, तमाम तरह के लोग ऑब्जेक्ट को देख करके अपनी अपनी कलम चलाते हैं। आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मैं कविता शुरू करूंगा। ताजमहल तो सबने देखा है। ताजमहल को देखने कोई दूसरे शहर का शायर जाता है, लिखता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कहीं का शायर जाता है, लिखता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कोई और शहर का शायर जाता है, लिखता है, ये हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी। तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। लेकिन उस ताजमहल को देखने जब बनारस का आदमी जाता है तो कोशिश करता है लिखने की और नैमिषारण्य तक बात पहुंच जाए। तो शुरू करने जा रहा हूं, आशीर्वाद देना। स्वागत स्वागत भैया। मैंने लिखा, संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। जिस दिन ताली नहीं, चौथी पंक्ति तक इंतजार कर लो भैया। संगमरमर टूटेगा, बनारस का आदमी। देखिए, बाबा विश्वनाथ की ऐसी नगरी है। मैं अपने शहर पे इसलिए भी गर्व करता हूं कि आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। सर, अद्भुत नगरी है।
फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ अर्थी लेके लोग जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? मस्ती का शहर है गुरु। हाँ, आप देखिए महाकुंभ में लगभग सभी लोग गए होंगे। महाकुंभ के बाद जितने नागा सन्यासी होते हैं वो मणिकर्णिका घाट पर शमशान में सिद्धि करते हैं, उसके बाद अपने अपनी कंदराओं में वापस लौटते हैं। मसान की सिद्धि बहुत आवश्यक होती है। एक नवविवाहित जोड़ा आया, गंगा में डुबकी लगाया, सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा विराट स्वरूप में दिखे, लपक के पैरों में पड़े दोनों दंपति, दोनों पति पत्नी जो है पैरों में गिरे, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोला मैं नागा बाबा नहीं हूं, नहाने के लिए गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर 20 दिन में, आप एक कहावत है, गंगा में सिक्का डाल के कोई मन्नत मांगो, 20 दिन में आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। पति ने तुरंत पर्स से पैसा निकाला, गंगा में डाला और दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक अपनी मन्नत मांग के पीछे हटा। वही प्रक्रिया पत्नी दोहरा रही थी, सिक्का निकाल के गंगा में डाली, तब तक एक अनहोनी हो गई, पैर फिसला, गंगा में गिर गई। पति उछड़ के दोनों हाथ जोड़ के मारे, गंगा मैया इतनी जल्दी मन्नत पूरी कर ली। मस्ती का शहर है गुरु। हाँ, जवाब तो ऐसे मिलते हैं। गोदौलिया चौराहा देखा है आप लोगों ने? गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूं। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी कब से सीटी बजा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है। बात पहुंचे तो आशीर्वाद चाहता हूं। मैंने लिखा संगमरमर टूटेगा, हाँ। सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। क्या बात है? डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। और जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। बहुत प्रणाम करता हूं, आप आशीर्वाद दे रहे, मुझे खुशी हो रही है। हाँ, वैसे भी कवियों से नाराज होके आप कहां जाएंगे? हाँ, अनेक किस्सा बता रहा हूं। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा दी कि इसको बीच चौराहे पे सुबह होते ही फांसी पे लटका दो। सिपाहियों को यह आदेश दिया, जरा नजर रखो ये रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, राजा ने उसे बुलवाया, बोला यार इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। कवि ने हाथ जोड़कर बोला, हुजूर माई बाप, मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरी मौत एक हिजड़े के हाथों होगी। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बस एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी बात पूरी करता हूं, बैठता हूं और शुरुआत दे रहा हूं। ये मंच चलता रहे आगे। सुनिए कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। हंसना नहीं था, यहां ताली बजानी थी। अब बजाइए। कहना पड़ रहा है आप लोग को ताली बजाने के लिए। पर पुलिस के लोग खड़े हैं, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। हाँ, आज हम लोग के अंदर भैया, आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों के अंदर एक दुबले पतले होने के बाद भी क्या है, एसपी साहब पहले इंस्पेक्टर रहे होंगे, वर्तमान में एसपी है, प्रणाम करता हूं। हम लोग के अंदर एक हौसला रहता है, हम बड़े से बड़े लोग से टकरा जाते हैं इस विश्वास से कि वर्दी की ताकत हमारे पीछे है। हाँ, हम अगर सच की राह पे चल रहे हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप देखिए, सभा कराइए तो पुलिस की जरूरत, माने कवि सम्मेलन कराइए तो पुलिस की जरूरत, कोई जुलूस निकालिए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, शादी कराइए तो पुलिस की जरूरत, सुहागरा नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि
बिना पुलिस के हम एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। आप पुलिस के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया ये लोग। हाँ, मैं कह रहा था कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। यहां नहीं बजाना था, 2-4 लोग एडवांस में चल गए। तालियां तो मैं अब चाहता था। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुन रहे सर। मैं चूंकि बनारस से होने का गौरव कभी कभी ऐसे भी निभाना पड़ता है। बड़े बड़े चैनलों से फोन आते हैं। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं आज तक की बात कर रहा हूं। हाँ, उसने कहा, दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। उसने कहा जरा मोदी जी को कायदे से लपेटिए, क्योंकि उनका भाषण बड़ा वायरल था। मैंने कहा खबरदार, मैंने मोदी जी को वोट दिया है, जिताया है। आप लोग एमपी चुनते होंगे सर, हम डायरेक्ट पीएम चुनने वाले लोग हैं। हमारी वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। कोई सदियों में ऐसा नेता पैदा होता है जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व के 11 देशों का सर्वोच्च सम्मान हासिल करता है। एक एक भारतीय का सीना चौड़ा होता है। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है। वो गिरा क्यों? मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हंसना नहीं है, ताली बजानी है। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा विधायक जी। गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, वो बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं? मित्रों, चलते चलते सिर्फ 4 पंक्तियां छोड़ के जा रहा हूं। जितने नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ 4 लाइनें। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, वो मैं जानता हूं, लेकिन एक तरीका, बचाव में रहोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे, नहीं तो आजकल तो हनीमून पे जाने पे भी खतरा है। आपने देखा ही था। सुनिए, 4 लाइनें सुना करके अपनी जगह लेता हूं कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वाह! जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। बहुत लोग बैठे, चिंता मत करो, अकेले नहीं हो। हाँ, मेरी किस्मत में बचे हुए श्रोताओं, मेरे बाद बचोगे तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी आपको सुनाएंगे, जगजीवन मिश्र आपको सुनाएंगे। मैं 5 मिनट आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी हम उससे थोड़े से आगे निकल गए हैं। एक बार प्रताप फौजदार जी के सम्मान में जरा बड़ी तालियां बजाइए कि उन्होंने बड़ा मन करके जो आपको, ये तालियां कमजोर हैं, जरा जोरदार तालियां बजाओ।
वो अगर अपनी वाली पे आ जाते तो हमारा नंबर भी नहीं लगने देते, लेकिन ये उनकी दया है कि हम उनको सुना रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं मैं उनको श्राप दे रहा हूँ, जिस उद्देश्य से वो जा रहे हैं उसमें आज तो क्या कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर रात बिगाड़ना है तो मैं और आदरणीय जगजीवन मिश्र और सुरेंद्र शर्मा, हम 3 लोग बचे हैं। मैं 5 मिनट आपको सुनाऊंगा, पहली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, बस यहीं से यात्रा शुरू करता हूँ। हमारे प्रिय छोटे भाई भगवान बैठे हैं, चले गए हैं ना? हाँ। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे, पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मिश्रिक की तीर्थवटी धरती से आपकी पंक्तियां वहां तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद। लोग हमसे पूछ रहे क्या किया, आज पत्रकार हमसे पूछ रहे थे क्या उपलब्धि है। 100 साल के हमारे संगठन की यात्रा है और पिछले 10-12 वर्षों में अगर वातावरण इस लायक पहुंच गया हो, जो बात मैं कह रहा हूं, अगर ये उपलब्धि को जीने का साहस आपके अंदर हो, तो फिर चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूं। आपके लोकप्रिय विधायक की उपस्थिति में आपकी उपलब्धि आपके हाथ में सौंप रहा हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, तो झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। और वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। वो चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे। तालियां तो मुझे अगली 4 पंक्ति पर चाहिए और एक एक राष्ट्रभक्त की ताली उठे। तीर्थ धरती पर पढ़ रहा हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। खामनोई की हत्या पे हिंदुस्तान में मातम मनाने वाले लोगों, केवल 1947 का इतिहास देख लो, धर्म के नाम पर बटा था ये देश। और उपलब्धि ये है कि पाकिस्तान का अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। तालियां कमजोर हैं आपकी, ये हमारी ताकत है, ये भारत की ताकत है, ये सनातन की ताकत है। छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने इन भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चौथी पंक्ति पर मुझे आपका समर्थन चाहिए। या तो पूरा समर्थन देना या फिर एक भी ताली ना बजे। मुझे आपकी खामोशी भी स्वीकार है कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। उस सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे।
जाएंगे। और लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। जो अभी घूम रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस भैया को यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी देश जोड़ने निकले थे, आपने देखा था कि नहीं? कन्याकुमारी से कश्मीर 2000 किलोमीटर चले, इतना तेज चले कि लोकसभा के ही बाहर हो गए। 15 किलोमीटर चले केरल में, और किसानों ने कहा कि सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? ऐसे लोग जब इस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हों तो मेरा इशारा समझ जाना, मेरा इशारा समझ जाओ। तो मैं समझदार लोगों की तालियां चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले। तो जय शिवाजी जय भवानी वाले उद्घोष संग सेना के जवान जब जंग को सजाएंगे। सीमा पार वाले दुश्मनों को तो भगा चुके हैं, अब तो घर के भेदियों को सबक सिखाएंगे। और वंदे मातरम जय हिंद से परहेज जिन्हें, उन्हें सीधे खाड़ी वाले रास्ते दिखलाएंगे। और योगी जी के हाथ में कमान दे देना मोदी जी, ऐसे सारे मसले अपने आप निपट जाएंगे। योगी जी के हाथ में कमान दे देना मोदी जी। राम का गुस्सा अपनी जगह जायज है, वो इसलिए नहीं कि वो युवा है, वो इसलिए कि वो आने वाले युवाओं के भविष्य की चिंता कर रहा है। कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। तो कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। पहला बंद पढ़ रहा हूं, पहला बंद आप तक पहुंच जाए तो फिर आपका मन चाहता हूं, जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को। पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। और पंक्ति आ रही है, समझ में आ जाए तो ताली बजाना। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। ताज की सुंदरता को देखा देखा खुद का कोड नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। अब की भूले बिसरे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और तीर्थ धरती पर खड़ा हूं, बहुत विनम्रता के साथ सनातन को आत्मसात करते हुए बड़ी पंक्ति पढ़ रहा हूं कि लश्करे तोयबा, हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान, सीमी बिन लादेन समझ ले और समझ ले तालिबान। भारत की संस्कृति सनातन कोई मिटा ना पाएगा, दुश्मन कर्मों से कुर्बानी और सूली चढ़ जाएगा। ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे जब हाथों हथियार उठा लेंगे, फिर भारत क्या पूरी दुनिया पर झंडा फहरा देगा। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव हिंदू मुसलमान बनने से नहीं होगा, ये संभव दलित और स्वर्ण बनने से नहीं होगा,
इसको संभव करने के लिए ये एक जाजम पर बैठकर एक ही संकल्प करना पड़ेगा सरदार प्रताप फौजदार की उपस्थिति में, जिसके पूर्वजों ने दीवार में चुनना पसंद किया, युद्ध में शहीद होना पसंद किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि अगर ये पगड़ी नहीं होती तो शायद अभी हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते। तो मैं इस बलिदानी पगड़ी की छत्र छाया में खड़े होकर अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और अंतिम पंक्ति पर आपसे एक एक व्यक्ति से संकल्प चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, बहुत भाव से भरकर पढ़ रहा हूं कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। पढ़ता हूँ मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी। नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। धीरे धीरे जवान होगी ये कविता, यकीन माना थोड़ा साथ दे दोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी। फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी। खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कहा तुम हमें आजाद करोगी, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगी। तुम बर्बाद करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो। जब ये पंक्ति आएगी ना, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तब अपनी तालियों से नवाज देना। बाकी पूरी कविता सुनना बड़ी तेजी से सफर करती है ये। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही मोहब्बत हो जाए। आइए ऑलरेडी आए, उपस्थिति रखिए, आइए बैठिए। हो गया अब थोड़ी देर, ये 2 पंक्तियां इसकी बची है, थोड़ी देर देख लीजिए। और इस वक्त जब कोई कवि माइक पे कविता पढ़ता है तो उस वक्त उससे खूबसूरत कोई नहीं होता है ना। 2 बन शेष हैं जो विशेष हैं, ये बन यहां जितने मेरे बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं उनके कदमों पे रखता हूं। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
सैल्यूट करता हूँ। इस कविता का आखिरी बंद और इस कविता को सफल बनाने के लिए शशि भैया ने बहुत मेहनत की है, ताकत भैया उस माइक से भी, है ना। ताकत। इसलिए मेरे फेवरेट क्या कहते हैं पसंदीदा संचालकों में एक है। इस बार इस नज्म का, इस कविता का आखिरी बंद मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा दे, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। आखिरी बंद जो मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा कहा है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा कलेजा निकालूंगा, उधर से भी स्वागत कीजिएगा। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कर जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जिंदाबाद मशरक के खुददार लड़कों। वो एक मुझे गीत सुनाना भी था, अच्छा आपने आवाज़ दे दी। जगदीप भैया का वो गीत थोड़ा सा आजकल वायरल चल रहा है, लेकिन बस मेरा मानना यही है, आगे की पंक्ति में जितने आदरणीय बैठे हुए हैं, मेरे अपने व्यक्तिगत मानना है, नौजवानों, अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। यहाँ से एक मुझे गीत सुनाना, उससे पहले आपको मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ। नौजवानों, कहाँ गलती करते हैं हम लोग? हमारा चुनाव गलत होता है ना। कहाँ गलती कर जाते हैं हम लोग? क्यों ये फांसी का फंदा देखते हैं, ढूंढते हैं? हमारा चुनाव गलत होता है। एक मुक्तक सुनाता हूँ गीत की भूमिका में, सुनेगा। अरे राजा हो दासी के पीछे मत भागो, मत भागो, अरे मत भागो, राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, अरे शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भाग। बस अगर यही समझ जाओगे तो आज क्या मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। एक गीत आपको सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। इस गीत में थोड़ा सा मेरा साथ दे दोगे तो मुझे और मजा आएगा, है ना। चाचा, एक आपके जमाने की लैला थी जिसके लिए मजनू पत्थर खाते थे, एक हमारे जमाने की लैला नौजवानों जिसके लिए मैं कंकड़ भी ना खाऊं। वो अलग बात है कि आज के दौर की लैला से जब शादी हो जाती है तो दाल में कंकड़ मिला के खिलाती है। अरे चाचा, क्या थी मोहब्बत? क्या हो गई है मोहब्बत? अरे कहाँ थी मोहब्बत? कहाँ आ गई है मोहब्बत? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे मोहब्बत क्या है, एक लफ्ज में जवाब दे देना। यहां से निवेदन करता हूं, सुनेगा। क्या है मोहब्बत? अरे जब लफ्ज आएगा ना लैला है, तब अपने तालू से नवाजना, बाकी पूरा गीत सुनना है ना। हाँ, ये जब लफ्ज आएगा तब मेरा साथ देना, और थोड़ा जब पूरा पांडाल तालियों से आदेशित करेगा तब मैं शुरू करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। बहुत 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 शुक्रिया। बड़ा महंगा गीत है, इसलिए महंगे लोगों के बीच में सुना रहा हूं, वरना मैं इसको नहीं सुनाता हूं अक्सर। शुरू करता हूं, है ना। कहां ताली बजानी है आपको? अरे लैला, शुरू करें। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है
लैला है मोहब्बत लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है। जब लैला बोलूं ना तब ताली बजा, तब मजा आएगा, गीत का रिदम आएगा, है ना। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गांव की चंचल छोरी हो, गांव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, महले पे दहला है। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। साथ में अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। अरे प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिकारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। थक गया क्या? तो फिर साथ में है ना। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूं मिश्र के खुददार लोगों, गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हो सकता है, अगर हो सके तो जीवन में उतारना और ऐसे विदा करना जैसे स्वागत किया था। पूरी जान लगा रहा हूं आखिरी बंद में साथ में लैला बोलेंगे बात में, है ना। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे से झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे से झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना सबका डंक विशैला है। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है, लैला लैला है मोहब्बत लैला है। अरे लैला है मोहब्बत लैला